सुमित जी, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेशी मंत्रियों की बैठकों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह केवल क्षेत्रीय सहयोग माना जाए या फिर बड़ा रणनीतिक संकेत है? इस बैठक का मिडिल ईस्ट की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? और साथ ही साथ सुमित जी, भारत को लेकर के भी अगर बात करें तो भारत को लेकर के इस घटनाक्रम को, भारत को कैसे देखना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए शिवाजी, ये जो बैठक हुई है, अगर ये बैठक 3 महीने पहले होती तो कहते चलिए एक रीजनल बैठक है, आपस में उम्मत के लोग मिल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मिलते रहते, कोई बड़ी बात नहीं। सही। अब की बात जो बात है बैठक है, देखिए ये क्यों हो रही है। आप देखिए, तुर्किया हमेशा पूरी कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरह से मैं अपना कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग करूं और इस पूरे उम्मत के गेम में एक प्लेयर बन जाऊं। ठीक है जी, ये तुर्किया की रणनीति है। सऊदीया ने जो मिलिट्री पैक्ट किया पाकिस्तान के साथ, वो कामयाब जमीन पे नहीं हो रहा है, उस पर बात करेंगे। यहां पे आपका इजिप्ट प्लेयर बनना चाहता है। इजिप्ट का कैंप डेविड एकॉर्ड है इसराइल के साथ, प्रैक्टिकली कागजों में जिंदा, टेक्निकली खत्म हो चुका। पर इजिप्ट की समस्या यह है, वो अमेरिका के पैसे के बिना खड़ा नहीं हो सकता। अब चलेंगे आगे। ये आपका सऊदी हो गया, पाकिस्तान हो गया, इजिप्ट हो गया, तुर्किया खलीफा बनना चाहता। अब यहां दो मसले हैं। पहली बात है कि तुर्की और पाकिस्तान ने कोशिश की थी इस वॉर के शुरू होने से पहले इस्लामिक नेटो, कि यार जैसे मुसलमान मुल्कों का, जैसे इंग्लिश मुल्कों का या इंग्लिश क्रिश्चियन कंट्रियों का एक नेटो है, जिसमें तुर्की एक मुसलमान कंट्री एक्सेप्शन है, तो बाकियों का यार हमारा भी एक नेटो बनना चाहिए। वैसे एक टाइम में क्रिश्चियन और मुसलमान लगभग लगभग बराबर होते थे तुर्किया में, पर अर्दोगन के बाद चीज़ें बदल गई। तो कह रहे यार हम इस्लामिक नेटो बनाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, सऊदी के पास पैसा, कतर के पास पैसा, और तुर्किया जो है इसके पास एक मिलिट्री इंडस्ट्री है जो ये हथियार बना सकता है। तो हमारा अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री, फ्रेंच मिलिट्री इंडस्ट्री, इन सब से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। हम अपने ये चीज़ें बनाएंगे और हम अपना एक इस्लामिक फौज बनाएंगे, ये बात हो रही थी। अब मिडल ईस्ट में जितनी भी बेसें हैं आपके अमेरिका की, उसका डुअल पर्पस था। एक तो अमेरिका को मिडल ईस्ट में फुटहोल्ड चाहिए, क्योंकि उसका पेट्रो डॉलर फंसा पड़ा, उसका ऑयल पे डोमिनेंस चाहिए, उसको ऑयल पे कंट्रोल चाहिए, और ईरान को कंट्रोल करना है। अब जो ईरान ने अटैक किए, ईरान कहता है कि मैं तुम पे इसलिए अटैक कर रहा हूं ओमान, क्योंकि तेरे अमेरिका की बेस है। जॉर्डन, मैं तेरे पे इसलिए अटैक कर रहा हूं, तेरे अमेरिका की बेस है, वरना मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली ईरान से एक प्रोपेगेंडा चलता, बोलता भाई तुम ये देखो, ये अमेरिका की बेस तुम्हारे यहाँ रखने में तुम्हें फायदा है या नुकसान है, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका तुम्हें प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा, और मैं तुम्हारी ठुकाई इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे अमेरिका का बेस है। तो भाई मैं तो चाहता हूं कि तुम इन बेसों को हटाओ, तो मैं मेरे को तुम पे अटैक करने का मतलब औचित्य ही ना बने। अब अमेरिका अगर सारी बेसें हटाता है तो उसके लिए पूरे मिडल ईस्ट पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब ऐसे में एक सवाल आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में अरब देशों की स्ट्रैटेजी क्या हो। क्या अमेरिका के संरक्षण में रहे, अमेरिका की बेसिस रहे, अमेरिका के साथ चले, या एक इस्लामिक नेटो बनाया जाए, एक इस्लामिक देशों का समीकरण बनाया जाए जिसके साथ चल के वो चीजें चलती रही। इनका ये समीकरण है। अभी जब ईरान ने क्या कहा था, ईरान ने कहा कि अगर आप मेरे पे अटैक करोगे, मैं सबका तेल पानी जला दूंगा, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दूंगा। आप जानते हो कि भाई अमेरिका अपनी बेसिस कंसोलिडेट कर रहा है, अमेरिका अपनी चीजें ज्यादा से ज्यादा इसराइल मूव कर रहा है। तो तुर्किया ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, कह रहा देखो जी, अमेरिका तो निकल रहा है और हम सारे उम्मत के बिरादरीन हैं, तो हमें आके बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा शक्ति है, मेरे पास बड़ी सेना है, मेरे पास मिलिट्री इंडस्ट्री है। भाई इजिप्ट के पास भी ठीक ठाक सेना है, और सऊदियों को तो हमारी खैर जरूरत है, पैसा इनके पास है। तो ये क्या अमेरिका के साथ चले, या एक अगला समीकरण या एक नया समीकरण बनाया जाए। इसमें प्रॉब्लम है, आपके दो मुल्क है जो प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, इजिप्ट के साथ हमारे ठीक ठाक रिलेशन है, सऊदी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, पर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तुर्किया के साथ, और हमारा दुश्मन है पाकिस्तान। तुर्किया के पास बड़ी सेना है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, और ये जिहादियों का मुल्क है। तो अगर ये दोनों मुल्क आ जाते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर तुर्किया के निशाने पे इसराइल है, तो पाकिस्तान के निशाने पे भारत होगा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बात करें तो वो तो कह रहे हैं ना भाई, जो हम मुसलमान हैं, हम तो काफिरों के साथ रह ही नहीं सकते, काफिरों के साथ तुम्हारा एक ही रिश्ता है, वो मरने मारने का, दोस्ती नहीं हो सकती जी काफिरों के साथ। तो तुर्किया का एजेंडा है आपका इसराइल, पाकिस्तान का आपका एजेंडा ही है। और अगर ये समूह बनता है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ताकत को थोड़ा बढ़ा देता है, किसी हद तक 10, 20, 30% बढ़ा देता है। और अगर इसमें सऊदी आ जाता, जो भिखमंगा पाकिस्तान है, जिसके पास कफन खरीदने के पैसे नहीं है, उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी आ जाते हैं।
यहाँ से आपका तुर्क इजिप्ट का आना भी, इजिप्ट के पास कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो वो पाकिस्तान को ट्रांसफर कर सकता है। देखिए पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ एक न्यूक्लियर बम है जिसका ब्लफ मोदी जी ने कॉल ऑफ कर दिया। बट जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज में जैसे ब्रह्मोस हो गया, आकाश तीर हो गया, जो हमारे दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, उसमें पाकिस्तान कहीं खड़ा नहीं होता। इस टाइप के बाद उसका पैसा और वो कुछ कुछ टेक्नोलॉजी इनको इनके पास आ जाएंगी। ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन बढ़ती है। इससे हमारी इजराइल की, अमेरिका की पोजीशन वीक होती है। भारत के लिए थोड़ी मिलिट्री वाइज समस्याएं बढ़ जाती है। ऐसा नहीं हमारी सेना टैकल नहीं कर सकती, हमारी सेना सब टैकल कर सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट थोड़ी परेशानियां बढ़ जाती है, यानी कि आपकी जो दुश्मनी है भी पाकिस्तान से लोकल लेवल पे ये रीजनल बन जाएगी, कि इसमें सऊदी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं तुर्किया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं इजिप्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और आने वाले टाइम में मान लीजिए ये समूह बढ़ जाता है, इसमें 10 मुल्क और इकट्ठे हो जाएंगे, भाई तब तो सीधी सी बात है ना, काफिरों के खिलाफ लड़ना है तो काफिरों के नाम पे तो सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो वाला एंगल आना थोड़ा यहाँ देखिए टिपिकल हो जाता है हमारे लिए, इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए।